देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुक करेंगे खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम, उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ साथ अग्निशमन सेवाएं निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश के सभी उद्योगों के केमिकल स्टोरेज में अग्निशमन और गैस रिसाव से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच कर इस संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार करें। उन्होंने कहा कि संबंधित उद्योग अगले 7 दिन में अपनी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ले और उसके बाद औचक निरीक्षण कर जांच आरंभ कर दी जाएगी। चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक हुई, जहां बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सुरक्षा उपायों की जांच करने के आदेश भी दिए। इसके साथ ही जल्द से जल्द सभी सुरक्षा उपायों की जांच करें और साथ ही औचक निरीक्षण भी इसका किया जाएगा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में उच्चतर शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में एसीएस आनंद मोहन शरण समेत अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया कि कॉलेजों में प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने 1922 पदों के लिए एससी/एसटी को तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए हैं। कि साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि 24 कॉलेजों की बिल्डिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही बाकी कॉलेज भी बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एसीबी का हमारा कोर्ट केस था, जिसके कारण से वो कहता था सरकार एसीबी का लाभ प्रदान करे। और क्योंकि चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री ने बैठक की, जहां कंवरपाल गुर्जर ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने 134A पर बयान देते हुए कहा कि हमने 134A को कोई दोबारा से लागू नहीं किया है और न ही सरकार ने कोई उस पर यूटर्न लिया है। तो वहीं 134A पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2007 में 134A लागू किया था, लेकिन उनकी सरकार ने एक भी एडमिशन नहीं किया। जिसके अलावा उन्होंने SYL सुशील गुप्ता की ओर से बयान दिया कि पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी निशाना साधा। एक समृद्धि चिन्ह देकर हमारे प्रेसिडेंट हमने 2015 में अब की बार हम देख लेते हैं कि हम 129A को छोड़ के RTE को लागू करें। उसमें भी ये फायदा है कि 25% बच्चे जो है उसको 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और जिसका खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 60% वो देंगे, 40%। जबकि 134A में हम 10% का कराते हैं।
हमने कहा 2007 से लेके 2014 तक कांग्रेस के टाइम में कोई एडमिशन नहीं है। ये बात कही आप चेक करके बताइए मुझे, अगर कहीं एडमिशन हो जाते विधानसभा में भी कही कोई कांग्रेस का लीडर नहीं मान सकेगा मेरा कोर्ट के कहने से। ठीक है, ये आदेश कोर्ट के 134 है, मैं जानता हूँ उसी साहब को भी, तो बीजेपी भी देखा लो आपकी शायद बीजेपी को भी चाहती है 133 देगा वो भी सारा किया जाएगा। हाँ, और वो कोर्ट का आदेश भी अगर मानते हैं उस पर भी अगर काम किया तो हम देखिए, लेकिन जब सरकार ने नियम बनाया कि सरकार ने बना देगा तो क्या उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए ना, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल हम हर प्रयास इस प्रकार का भी है, हमने पहले भी प्रयास किया इस प्रकार से, और हमारे प्रयास की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय साफ है और हम हर प्रयास करें। देखिए हमारा पानी है वो तो मैंने विधानसभा में भी कहा था कि पहले वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास सरप्लस नहीं है, हमने सरप्लस मांगा भी नहीं है, हमने वही पानी मांगा जो वहाँ अधिकार है, हिस्सा है वहाँ जब हम अलग अलग हुए परिवार में थे करते हमने अलग अलग हुए तो जो चीज मेरे हिस्से में वही चीज मांगा। तो पंजाब वाले मुख्यमंत्री को जान हुआ था यही तो सके रहे वो पानी पंजाब से लेके आए तो पंजाब का मुख्यमंत्री तो प्रस्ताव पास किया चंडीगढ़ के लिए उसके बाद ऐसा इसी प्रकार का विरोध पकड़ेगा एक परिणाम होगा जिस प्रकार से वो पानी के बारे में दिल्ली के बारे में इसी प्रकार से करते हैं। जब पानी इंडिया सबके आज तक जब से हमारी सरकार बनी कभी भी उनके हिस्से में मत हो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंद्री हलके के गांव कमालपुर रोडान के जश के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, जहां जस हत्याकांड पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोलते हुए कहा कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि यह राक्षस का काम है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिजनों से बातचीत की और सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को परिवार को संतुष्टि भी देनी चाहिए। घिनौना कार्य हुआ बेकसूर बच्चे को, इसका कोई कसूर किसी भी हिसाब से नहीं था, उसकी जिस प्रकार से हत्या की गई ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये तो किसी राक्षस का काम है और उस राक्षस को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले वही हमारा सबका फर्ज है। और जो बताया जैसे परिवार वालों ने इन्होंने कहा कि जांच से पूरी संतुष्टि नहीं है तो इनकी मांग है सीबीआई की जांच। तो मैं भी हरियाणा सरकार से भी और मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और ये पुरजोर मांग करता हूं कि परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए सीबीआई। पानीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बता दें आपको कि मीडिया पर केस दर्ज करने पर सरकार पर हुड्डा ने कहा कि ये सच को छिपाने का सरकार की कोशिश है, लेकिन सच छिप नहीं सकता। वही मीडिया मजबूत है, ऐसे में तुरंत मुकदमा वापस लिया जाए और मीडिया पर रोक नहीं लगनी चाहिए। पत्रकार का काम सच्चाई दिखाना है और सच्चाई को किसी भी तरह से दबाया नहीं जाता है। वही भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता स्वतंत्र होती है। और वही सुशील गुप्ता के एसवाईएल के बयान पर पूर्व विधायक जयप्रकाश ने कहा कि जब पंजाब में उनकी सरकार है और वो 2024 से पहले नजर आए, वहीं अगर वो नहर खुदवाने का काम शुरू नहीं करवा सकते हैं तो हरियाणा में उन्हें राजनीति करने का कोई भी हक नहीं है। उन्हें यहाँ के लोगों में भ्रम फैलाने का कोई हक भी नहीं है। अब तक क्यों नहीं दिया? हम नजर आए उनको। एसवाईएल का पानी किसने रखा हो? पंजाब से दिलवा दे। सुशील गुप्ता की बात के ऊपर को विश्वास करेगा जिस व्यक्ति को यही नहीं पता हो आप पार्टी का इंचार्ज है। भाई 2024 से पहले नहर ले आके दिखाए। अब तो उनकी सरकार है पंजाब में, वो आज अनाउंस करे कि हम 6 महीने में नहर खुदवा देंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर सुशील गुप्ता ने नहर खुदवाने का ऐलान नहीं करवाया पंजाब के चीफ मिनिस्टर से तो सुशील गुप्ता को यहाँ राजनीति करने का कोई हक नहीं है। यहाँ अनारकी मत पैदा करो, यहाँ लोगों में भ्रम पैदा मत करो। ये हर रोज ड्रामे की बाजी, सरकार आएगी हम नहर खुदवा देंगे, पहले आप ही खुदवा दो ना। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि
स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है। कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग पर तंज कसते हुए कहा कि बिजली का बुरा हाल है, घंटों तक बिजली गायब रहती है। यहां तक कि यमुनानगर में जहां थर्मल है वहां भी बिजली नहीं मिलती है। तमाम सवाल भी उठाते हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुज्जर ने बुधवार को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम की मंडल स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्कूलों के बच्चों की ओर लगाई विज्ञान प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अध्यापक राष्ट्र निर्माण के साथ साथ विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण का भी काम करते हैं और उनकी ओर से पढ़ाए जा रहे बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों में लगभग 4.5 लाख विद्यार्थियों के दाखिले हुए थे। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष भी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष से ज्यादा होगी। आज पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप गांव में बहुत बड़े हैं, गांव में आपका बहुत सम्मान है, लोगों को पता है ये तो मास्टर जी हैं। और मेरा एक और दूसरा मानना है कि आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, आप नौकरी नहीं कर रहे। आज तक आपने कभी भी, जब से मैं शिक्षा मंत्री बना, आपने बार बार सुना होगा मास्टर कोई नौकरी नहीं करने वाला आदमी नहीं है। नौकरी करने वाले और सारे लोग नौकरी करने वाले हैं, मास्टर नौकरी करने वाला आदमी नहीं। मास्टर तो राष्ट्र निर्माण करने वाला व्यक्ति है। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से समर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। वही बता दें आपको कि इस समागम में केंद्रीय पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस समारोह में हरियाणा को विशेष पैकेज देने की मांग की। पशुपालकों को मंडीकरण संबंधी आ रही समस्याओं के बारे में भी रोडमैप तैयार करने के संबंधी और पशुपालकों को इस संबंधी प्रशिक्षण देने पर भी विचार करने चर्चा की गई। समर मीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पशुपालन कृषि मंत्री जेपी दलाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जो काफी हंगामेदार रहा। बैठक में 1/3 शिकायतें लंबित रही, जबकि महज 2/3 शिकायतों का निपटान भी किया गया। वही बता दें आपको कि बैठक में एक फरियादी अपनी अपंग पुत्र वधू के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों की ओर से की गई प्रताड़ना और कार्य प्रणाली से दुखी होकर फूट कर रोया, तो सब स्तंभ रह गए। वही बता दें आपको कि इस पर मंत्री कमलेश ढांडा बोली, सरकार ने इस पर कोरोना को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। आज जिला कुरुक्षेत्र की जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, उसमें मेरे पास 15 जन आई थी, 15 शिकायतें थी, जिसमें से 10 फाइल होगी और 5 पेंडिंग है। तो 5 जो शिकायतें वो अगली मीटिंग के लिए रख दी और उसमें अगली मीटिंग को करने का काम करेंगे। 2 मुद्दे ज्यादा गर्म रहे तो क्या कार्रवाई करेंगे?
बिल्कुल आपके सामने ही बात हुई है। इस पर हमको बोल दिया अधिकारियों को कि जिनका एप्लीकेशन लिख के दो, जिनका जांच बनता है उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। और हर एक आदमी को जो उनकी शिकायत है, कोई काम है, जिससे भी अधिकारी के संबंधित है उसको आदेश निर्देश दिए, उसको पूरा करने का काम करें। मेरी बहू लगी है लो विजन के तहत उड्डा में कलर गए उड्डा में 4-5 आदमी 2-3 अफसर तो यहाँ के हैं, 2-3 अफसर है वहाँ के, यहाँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और जो स्टेट अफसर और सुपरिटेंडेंट और एक और ये बड़ा अफसर और रंगा, ये 4-5 आदमियां ग्रुप है। इनकी पानीपत की रेफरी करी थी, वो तो देख लो। वो मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से पानीपत के केस चल रहे ही नहीं पे, इसी स्टेट अफसर पे। और भाई इसका बाप था SP और दूसरा मंत्री, ये क्या सोचा है, हर आदमी ने दबान की सोचा है। जैसे हमारा बहू थी सिंगल विंडो पर सिर्फ इतना काम होगा कि जो आधार कार्ड, जैसे आप ये सिंगल विंडो पे गए, आधार कार्ड लेकर आप गए, वो आधार कार्ड चेक करना हो, आधार कार्ड पहले से ही अपलोड हुआ है। सिंगल विंडो का यही काम है, बस आधार कार्ड चेक करना। लेकिन इसकी जो फाइल चेक करते हैं वो 5 आदमी करते हैं, जेई, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट और यो स्टेट अफसर। और इन 5 ने ऑलरेडी ले रहे हमें कागज लिख के दे रखे कि ये फाइल हमने चेक करी। इन लोगों ने लिख के दिया हुआ कि ये फाइल हमने चेक करी। जब तुमने चेक करी तो ये गड़बड़ कैसे होगी? तो जब ये पकड़े गए, क्योंकि इन लोग और एक प्राइवेट आदमी अपने अपने हेल्पर ले रहे हैं, एक जेई अपना हेल्पर ले रहा है और एक हेल्पर ले रहा है जो स्टेट अफसर। और कई सालों से है, ये कई सालों से चल रहा काम, क्योंकि वो प्राइवेट आदमी का हाथ में सारा सिस्टम उसका हाथ में है। वो इनकी सारी इन्हों बता देगा मैं फलाने प्लॉट का मालिक मर गया, फलाने प्लॉट के कागज को नहीं। और उस लेडीज ने कागज के लिए भी करता, उसको सेटिस्फाई कॉपी किसने दी? सेटिस्फाई कॉपी तो ली उसने, सेटिस्फाई कॉपी किसने दी? उसको तोड़ दो हुए हैं। जब ये पकड़े गए, जब बोला सिंगल विंडो बता, तो बोला सिंगल विंडो वाला इसकी वो बताई होगी, सिंगल विंडो हो गया, सिंगल विंडो वाला। वहीं भिवानी में कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को मास्क लगाने और बार-बार हाथ धोने और साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का कहना है कि कोरोना की लहर संभावित है और उन्होंने कहा कि यह वायरस है और अपना स्वरूप भी बदलता रहता है। लोगों को चाहिए कि अपनी कोरोना वैक्सीन की डोज जरूर लें। साथ ही उन्होंने DC से भी निवेदन किया कि वे सरकारी दफ्तरों में आदेश जारी करें कि दफ्तरों में मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। हम जो लगाएंगे तो देश से अभी गया नहीं है और ये रूटीन हो जाता है कि जो वायरस जो होता है वो अपना वेरिएंट बदलता रहता है। तो हमें जो बेसिक प्रिंसिपल है, कोविड वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान रखना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में यही आता है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार हाथ धोएं। अगर ये 4 चीज़ें ध्यान रखते हैं तो वेरिएंट से भी हम काबू पा जाएंगे। सभी हमने उपायुक्त महोदय से ही प्रार्थना की है, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें एडवाइजरी जारी करें कि मास्क लगाना सुनिश्चित हो, सोशल डिस्टेंस हो। गोलाचिका में किसानों पर मंडराया संकट। आए दिन वहां के खेतों में आग लगने से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि चाबा में किसानों की गेहूं की खड़ी फसल के 50 एकड़ भूमि जलकर राख हो गए। ये आग पंजाब के गांव सप्रेडी से होते हुए हरियाणा के गांव चाबा पहुंची, लेकिन इस भयंकर आग के कारणों का पता नहीं चला। वहीं इस आग ने किसानों के सामने पशुओं के लिए सूखे चारे की दिक्कत खड़ी कर दी है और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि गेहूं की फसल के फाने जलने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि गोलाचिका क्षेत्र के किसानों के खेतों में कई बार ऐसे भयंकर आग लग चुकी है। गोलाचिका में 50 एकड़ गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके बाद किसानों को नुकसान हुआ। यही कड़ी मशक्कत के बाद देखो जी, नुकसान बहुत काफ़ी होया है। जो फाने सन ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
तो फिर भी गड्डियां आके काबू जिन्ने टाइम ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਮੈਨਾਂ 50-55 ਏਕੜ ਜੋ ਫਾਨੇ ਨੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਚਮਕਾਲਾ 100 ਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ 50-60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾੜ ਦਾ ਜਾਂ ਤੋੜੀ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਾ ਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਏਰੀਆ 40-50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ काफ़ी ज़्यादा होया है तोड़ी बनना। खबर कैथल से है, जहां सरकार अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आ रही है। इसी के तहत कैथल जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाकर बनाई गई सड़कों को तहस नहस कर दिया है। बता दें कि डीटीपी अनिल नरवाल लाओ लश्कर के साथ पटियाला रोड पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1.5 एकड़ में बनाई गई अवैध कॉलोनियों की सड़कों पर पीला पंजा चलाया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां मौजूद रहे। कैथल में अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि अवैध कॉलोनियों की सड़कों पर पीला पंजा चलाया गया, जहां मौके पर कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे। मुझे विश्वास है कि सरकार एक पॉजिटिव फैसला लेगी और इसमें लाखों कैथल वासियों को फायदा होगा। तो लास्ट में क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे अवैध कॉलोनी धारक है जो विभाग से परमिशन? सर मेरा एक मैसेज है, जिला प्रशासन की तरफ से भी एक मैसेज है और मेरे विभागीय के डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से विभाग की तरफ से भी ये मैसेज है कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई डीलर नई कॉलोनी ना काटे, अच्छा रहेगा। अदरवाइज एक्ट में जो प्रोविजन है, जिला प्रशासन जो कार्रवाई सख्त से सख्त कर सकता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और लेकिन अवैध कॉलोनी पनपने नहीं दी जाएगी। खबर पलवल से है, जहां नेशनल हाईवे 19 के पास एक सराफा व्यापारी निखिल अग्रवाल से कुछ बदमाशों ने हथियारों के बल पर 15 किलो चांदी आभूषण और 35,000 रुपए लूटे। ये सराफा व्यापारी मथुरा से होटल में चांदी के आभूषणों को सेल करने के लिए लाया था। वहीं पीड़ित व्यापारी ने होटल थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ये बंदा हमारी मार्केट में आता है और जो है कि अपनी सेल करके जो है कि शाम को चले जाते हैं। जो भी जिससे लेना देना होता है उसको कर ले जाते हैं और जिसको देना होता है उसको दे जाते हैं। इसी तरीके से ये कल भी रेगुलर हमारी मार्केट में आया और इन्होंने दुकानों पर 2-4 दुकान जो भी करनी थी, दोपहरी का टाइम था, उन्होंने की और करने के बाद शाम को जब ये अपने घर जा रहे थे तो वहाँ पर ये वारदात जो है कि इनके साथ घटी है। ये भाई मथुरा के व्यापारी जो आए हैं, शराब हैं, ये जब हमारे पास आए, जब हमको बिल्कुल अक्सरियत का पता चला और हम जो इनके साथ एक भाईचारे के तौर पर, एक सामूहिक तौर पर आपको ये बताने आए हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सर मैं मथुरा से आता हूँ, मैं चांदी का काम करता हूँ। मैं यहाँ पे अपना काम खत्म करके कल मैं मथुरा के लिए जा रहा था। मैं फ्लाईओवर जहाँ उतरता है संजीवनी हॉस्पिटल के सामने में, वहाँ रोडवेज बस का इंतजार करने के लिए खड़ा हुआ। वहाँ पे 3 जने आए, मुझे 4 तरफ से घेर लिया। 1-2 मिनट बाद एक सफेद रंग की कार आती है 5 सीटर, उसमें मुझे किडनैप कर लिया। इन्फॉर्मेशन तो घर खुद ही आया है, तो मैं मथुरा से चांदी लेके आता हूँ यहाँ, और यहाँ से फिर वापस जा रहा था तो रास्ते में किसी अननोन व्हीकल की गाड़ी में बैठा के मेरे से यूपी में जाके रोक पाया। क्योंकि मामला अभी वेरीफाई कर रहे हैं, तो जाके पता लग गया हकीकत क्या है। तो सर कितनी चांदी, कितने पैसे बता रहा था? 15 किलो के लगभग चांदी बता रहा है। मैं अपने साथ 15 किलो चांदी लेके आया था, तो लगभग 15 किलो ही वापस लेके जा रहा था। तो 35,000 रुपये कुछ बता रहा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।